हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बीपीसी सेशन का पेपर जो कि इग्नू के द्वारा आज कंडक्ट करवाया गया है। सब्जेक्ट कोड है BNS 042। ये लास्ट पेपर था। आपकी बीपीसी सेशन के एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके प्रैक्टिकल्स होने, प्रैक्टिकल्स के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको SWC पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। यानी जो जुलाई बैच है इग्नू के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उनके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो दिसंबर वाला जो बैच है उसके एग्जाम्स होनी बाकी है, वो आगे होगी। ओके, तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं इस पूरे पेपर को। इस पेपर में टोटल 70 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 50% मार्क्स लाने ज़रूरी है, यानी कि 35% मार्क्स तो आपके आने ही आने चाहिए। प्रीवियस पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस मिसप्रिंट हो गए थे, मतलब उनके आंसर्स मिसप्रिंट हो गए थे, तो मैं आपको बता दूंगा अभी लास्ट में कौन कौन से वो क्वेश्चंस है, उनमें आप करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम फटाफट से इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। पेपर को सॉल्व करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और आप अगर हमारे ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो आपको पूछा गया था, ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर पेन एक्सेप्ट। पेन के रिगार्डिंग सभी के सभी सही है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से शुरुआत हुई है। यहाँ पे देखिए सवाल जो आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पेन के रिगार्डिंग सभी सही है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव फीलिंग। ये एक आपका यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट से जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जो पेन है वो क्या है, सब्जेक्टिव फीलिंग है। सीवियरिटी एंड रेडिएशन, ये आपने पढ़े होंगे। PQRST जो असेसमेंट किए जाते हैं पेन को असेस करने के लिए, ये जो टेक्निक है PQRST, उसमें R का मतलब होता है रेडिएशन, S का मतलब होता है सीवियरिटी। तो ये असेसमेंट का है, तो ये क्या है, पेन के रिगार्डिंग सभी सही है। ऑब्जेक्टिव फीलिंग जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत, यानी कि एक्सेप्ट से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, पेन इन एनी साइड ऑफ लंबर एरिया इज रिलेटेड टू। जो पेन है वहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। पेन अगर लंबर एरिया की साइड में हो रहा है तो किससे रिलेटेड हो रहा है, वो किससे रिलेटेड हो रहा है। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन फोर्थ, रिनल एंड यूरेट्रिक कॉजेज। रिनल या फिर यूरेट्रिक कॉजेज की वजह से लंबर एरिया में आपको पेन फील होगा। अगला सवाल देखिए, रेफर द पेशेंट इमीडिएटली इन केस ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। सभी कंडीशंस में पेशेंट को क्या करना है, इमीडिएटली रेफर करना है, एक कंडीशन को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग में पेशेंट को इमीडिएटली रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन कंटिन्यूस रहती है 3 से 4 दिन तक, तब उस पेशेंट को आप रेफ़र कर सकते हैं, बट इमीडिएटली रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है। शॉक का पेशेंट हो, सेप्टिसीमिया का पेशेंट हो, या फिर एब्डोमिनल टेंडरनेस का पेशेंट हो, इन पेशेंट्स को इमीडिएटली रेफ़र करने की ज़रूरत होती है। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर वायरल हेपेटाइटिस ए एक्सेप्ट। जो वायरल हेपेटाइटिस ए है उसके रिगार्डिंग सभी के सभी क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, अवॉइडिंग नीडल स्टिक इंजरी। ये कोई प्रिवेंटिव मेजरमेंट नहीं है, बाकी सभी सही है। वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वो क्या है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट है। नोटिफिकेशन ऑफ केसेज, आपकी कम्युनिटी में कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट आया तो उसको आपने फाइंड आउट किया और आपने आगे तक बताया, PHC हो चाहे CHC हो चाहे आपका ब्लॉक हो, कहीं पर भी जो भी है, मतलब आगे तक आपने बता दिया कि ये केस हमारे यहाँ फाइंड आउट हुआ है, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, प्रिवेंटिव मेजरमेंट यूज़ करेंगे। तो ये भी आपका क्या रहेगा, प्रिवेंटिव मेजर है। आगे देखिए, पब्लिक एजुकेशन अबाउट ट्रांसमिशन एंडेमिक एरियाज। जो भी एंडेमिक एरियाज है वहाँ पे इस कंडीशन को ट्रांसमिट होने से पहले जो भी वहाँ पे पब्लिक है उस पब्लिक को आप एजुकेट करोगे कि ये जो हेपेटाइटिस ए है वो इस प्रकार से फैलता है, इसे अपने आप को ऐसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल देखिए, ऑर्गेनिजम्स exposed to strong antibiotics and developed resistance enters the lungs leads to pneumonia। स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स जो है उनको एक्सपोज करके जो ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, इसके प्रति रेसिस्टेंस डेवलप हो जाती है और वो क्या कोज करते हैं, निमोनिया कोज करते हैं। तो ये किस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है नोजोकॉमियल को, नोजोकॉमियल निमोनिया। ये कौन सा निमोनिया कहलाता है, नोजोकॉमियल निमोनिया। अगला सवाल देखिए, मोस्टली यूज्ड विटामिन्स
एज रिमीडियल मेजर्स इन ब्रोंकियल अस्थमा आर, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। मोस्टली कौन सा वो विटामिन है जिसको रिमीडियल मेजर के तौर पे ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक करने के लिए यूज़ लिया जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, विटामिन B6 एंड विटामिन B12 है। विटामिन B6 एंड विटामिन B12 जो है वो रिमीडियल मेजर्स के तौर पे ये जो विटामिन है ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फाइंडिंग इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक्सेप्ट, एक कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्या है, ये क्लिनिकल फाइंडिंग है। स्ट्रेंगुलेटिंग चेस्ट पेन होगा। थर्ड, हार्ट साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन, ये भी पेशेंट में सुनाई देगी। और हाइपोटेंशन की कंडीशन जो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान देखने को मिलेगी। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज एक्सेप्ट, सभी के सभी क्या है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के रिगार्डिंग एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, ये नॉन मॉडिफाइबल है। क्या है ये नॉन मॉडिफाइबल। ओबेसिटी क्या है मॉडिफाइबल है। अनहेल्दी डाइट है, ये भी मॉडिफाइबल है। स्ट्रेस है, ये भी क्या है मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल का मतलब होता है कि हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन ओबेसिटी का शिकार है, उसको हम कहेंगे कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज आप रेगुलरली करें, जिससे आपकी ओबेसिटी कम हो। तो वो क्या करेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, तो ओबेसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं। अनहेल्दी डाइट मतलब गंदा संदा खाना खा रहा है, या फिर जैसे आप बोल सकते हैं कि जो स्पाइसी डाइट वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, तो उनको हम बताएंगे कि ये डाइट्स आप अगर ज़्यादा लेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो वो पेशेंट जो भी पर्सन है वो डाइट को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ये क्या है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। ओके, अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस आर रिलेटेड टू आई एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, सभी के सभी जो इन्वेस्टिगेशन आपको यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस में, वो सभी के सभी आई एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पर भी सवाल पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फॉर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेजरमेंट। भाई आईसीपी मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इंट्राओकुलर जो प्रेशर है आईओपी, वो ज़रूर हम मेजरमेंट करते हैं जब भी आई एग्जामिनेशन करते हैं। तो विजुअल एक्यूटी आपका सही है। इंट्राओकुलर प्रेशर मेजरमेंट जो कि मैंने आपको अभी बताया, आईओपी जो है वो मेजरमेंट जरूर करते हैं। कंजक्टाइवल स्वाब फॉर कल्चर, ये भी करते हैं। आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेजरमेंट। अगला सवाल देखिए, द लेंस इन द आई no longer has the ability to accommodate for near vision is known as, नियर विजन के जो नियर विजन होता है यानी पास की वस्तुएं कुछ भी नहीं दिखाई देती है, ये जो कंडीशन डेवलप होती है किस कंडीशन, इस कंडीशन को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन थर्ड, मायोपिया। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, मायोपिया। अगला सवाल देखिए, ए फ्रैक्चर कॉजेज बाई ट्विस्टिंग ऑफ द बोन्स में अकर इन स्कीइंग एक्सीडेंट इज, स्कीइंग एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ है। और वो फ्रैक्चर किस प्रकार से हुआ है, ट्विस्टिंग ऑफ बॉन्स, जो बॉन्स है उनकी ट्विस्टिंग रूम में वो फ्रैक्चर हुआ है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, या फिर ये कंडीशन जो है कौन से फ्रैक्चर में देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, स्पाइरल फ्रैक्चर के अंदर ये होता है ट्विस्टिंग ऑफ द बॉन्स। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स अकर इन जनरलाइज्ड सीजर्स एक्सेप्ट, जनरलाइज्ड सीजर्स के सभी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन थर्ड, पेशेंट बिकम हाइपर एक्टिव एट द एंड ऑफ फिट, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी के सभी सही है, यानी जो जनरलाइज्ड सीजर्स है वो सभी के सभी साइन सिम्टम है। पेशेंट सडनली अटर्स एंड लाउड क्राई, होल बॉडी बिकम स्टीप एंड आईबॉल्स आर रोल्ड अपवर्ड। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो जनरलाइज्ड सीजर के अंदर देखने को मिलेगी। एक जो कंडीशन है ऑप्शन थर्ड वाली, वो इस कंडीशन में देखने को नहीं मिलती है। अगला सवाल देखिए, वन शुड नॉट इंड्यूस्ड वॉमिटिंग इन केस ऑफ, देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया, ऐसी कौन सी वो कंडीशन है जिसमें इंड्यूस वॉमिटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग, एसिड पॉइजनिंग, या फिर साल्मोनेला पॉइजनिंग। नेक्स्ट है कास्टर ऑयल पॉइजनिंग। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड, एसिड पॉइजनिंग। एसिड पॉइजनिंग में किसी प्रकार की वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती है, बाकी सभी के अंदर जो है वॉमिटिंग
देखने को मिलती है, चाहे स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग हो, साल्मोनेला पॉइजनिंग हो, कास्टर ऑयल पॉइजनिंग हो, इनमें वॉमिटिंग जो है ये सिम्टम तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये साइन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैन मेड डिजास्टर एक्सेप्ट, सभी के सभी क्या है यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर है एक को छोड़कर। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए रोड एक्सीडेंट बिल्कुल आदमियों के द्वारा ये बनाया गया क्या है, डिजास्टर है। टेररिस्ट अटैक ये भी कौन करते हैं, आतंकवादी करते हैं, तो वो भी क्या है, आदमी है। साइबर टेररिज्म भाई जो कंप्यूटरों को हैक कर लेते हैं, जो आईडियों को हैक कर लेते हैं, वो भी कौन होते हैं, आदमी होते हैं। तो ये क्या है, मैन मेड है। यहाँ पे जो एक नेचुरल है वो है अर्थक्वेक, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड अर्थक्वेक। ये क्या है, नेचुरल मेड डिजास्टर है। अगला सवाल देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर्स इन फिट्स, फिट्स के कंडीशन में आप कौन सा एक मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजरमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, रिमूव डेंजरस ऑब्जेक्ट फ्रॉम नियर बाई। आपके पास में या फिर जो भी पेशेंट है जिनको फिट्स की कंडीशन डेवलप हो रही है, उस पेशेंट के पास में जो भी डेंजर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनको वहाँ से हटाना है, ये आपका फर्स्ट एड मेजरमेंट रहेगा। अगला सवाल देखिए, कंटिन्यूम ऑफ केयर इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिलीवरी फॉर, जो कंटिन्यूम ऑफ केयर है ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिलीवर की जाती है, ये किनको डिलीवर की जाती है, यानी ये जो केयर है कंटिन्यूम ऑफ केयर की, ये किनको दी जाती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, बोथ मदर एंड चिल्ड्रंस, जो भी मदर है और जो चिल्ड्रंस है उनको कंटिन्यूम ऑफ केयर की ज़रूरत होती है, कंटिन्यू इनको केयर करने की ज़रूरत होती है। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन आर इंक्लूडेड इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेप्ट, सभी के सभी यहाँ पे जो इंटरवेंशंस दिए गए हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इंक्लूड किए गए, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसको छोड़कर बाकी सभी के सभी है। फोकस ऑन स्पेसिंग मेथड, IUCD एट सब सेंटर ऑन फिक्स्ड डे, होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सभी के सभी क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसके अंदर जो इंटरवेंशंस है उनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, एडोलसेंट हेल्थ इंटरवेंशंस इंक्लूड्स, जो एडोलसेंट्स हेल्थ है उनके इंटरवेंशंस कौन सा है, यहाँ पे एक ही पूछा गया, एक्सेप्ट से यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू पीयर एजुकेटर, जो भी पीयर एजुकेटर्स है उनके द्वारा कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ये क्या है, एडोलसेंट हेल्थ इंटरवेंशन है। अगला सवाल देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ द एंटीनेटल केयर इज, डिजायरेबल कंपोनेंट आपको पूछा गया है एंटीनेटल केयर का। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, ब्लड ग्रुप एंड RH टाइप, जो भी टेस्ट होते हैं VDRL टेस्ट वगैरह वो सारे के सारे जो है डिजायरेबल कंपोनेंट के अंदर आते हैं एंटीनेटल केयर के अंदर। अगला सवाल देखिए, टू कैलकुलेट EDD, एक ही चैप्टर से मतलब एक ही पेज से आपको 2 सवाल पूछ लिए गए। EDD जो है उसको कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला आपको पूछा गया, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, EDD इज इक्वल टू LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, 9 महीने 7 दिन आपको ऐड करने हैं और LMP आपको पूछ लेनी है, वो आपकी क्या आ जाएगी, उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड हाई रिस्क केसेज एक्सेप्ट, सभी के सभी जो है हाई रिस्क केसेज है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा जो है वो कोई हाई रिस्क केस नहीं है, बाकी सभी के सभी हाई रिस्क केसेज है। जैसे कोई महिला है जिसने 4 बार प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या फिर चौथी बार वो कंसीव कर चुकी है या फिर इससे ज़्यादा जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो वो क्या है, हाई रिस्क के अंदर आती है। शॉर्ट स्टेटर्ड प्राइमी ग्रेविडा, ये मतलब प्राइमी ग्रेविडा हुई है और उसकी साइज़ जो है, जो भी महिला है उसकी साइज़ जो है वो बहुत कम है, हाइट जो है वो बहुत कम है, तो वो भी क्या है, हाई रिस्क केस के अंदर आएगा। वुमेंस जो है वो 35 ईयर से अगर अबव है और प्राइमी ग्रेविडा पहली बार वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो ये भी जो है हाई रिस्क केसेज के अंदर आते हैं। अगला सवाल देखिए, कॉमन मिथ रिलेटेड टू कंज्यूमिंग IFA ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो IFA टैबलेट्स लेती है जो भी महिलाएं उनको एक जो है मिथ ज़रूर होता है, यानी उनको ऐसा लगता है या फिर कोई बताते हैं उनको कि ये टैबलेट्स अगर आप लोगी तो ऐसा होगा, है ना, इस प्रकार से उनको एक मिथ होता है। वो क्या होता है वो आपको बताना था। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन 5, इट अफेक्ट्स बेबी कम्प्लेक्शन, जो बेबी कम्प्लेक्शन है उसको ये अफेक्ट करती है IFA टैबलेट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी ऐसा सोचते हैं, जो भी भ्रांति उनके मन में होती है, ऐसी कोई भी भ्रांति नहीं है। यानी IFA टैबलेट आप ले रहे हैं तो इससे आपका जो ब्लड या फिर जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ रहा है, ना कि किसी प्रकार की कोई भी बेबी के ऊपर कोई भी इफेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये जो भ्रांति होती है, इस भ्रांति को दूर करने के लिए जब भी IFA टैबलेट दी जाती है तो उनको पहले ही बता दिया जाता है
कि ये जो टैबलेट आपको दी जा रही है वो पहले ही चकरा जाती है देख के कि 1 महीने की या फिर 30 दिन की मेरे को टैबलेट दी गई है, तो ये एक साथ इतनी टैबलेट्स दी है, कोई ना कोई दिक्कत है। तो वो क्या है कि कोई ना कोई महिलाएं बोल ही देती है एक दूसरे को कि आपको ये दिक्कत हो सकती है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये जो भ्रांति है ये आपको पूछी गई थी। अगला सवाल देखिए, एंटीनेटल मदर शुड बी कंसिल्ड रिलेटेड टू ऑल द फॉलोइंग इश्यूज एक्सेप्ट। एंटीनेटल मदर जो है उसके रिगार्डिंग सभी के सभी जो है फॉलोइंग इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन थर्ड, मैक्रो बर्थ प्लान। मैक्रो बर्थ प्लान को छोड़कर बाकी सभी के सभी इंसेंटिव स्कीम, माइक्रो बर्थ प्लान, फ्री रेफरल एंड ट्रांसपोर्ट, ये सभी के सभी क्या है, कंसील्ड रिलेटेड, एंटीनेटल मदर के रिलेटेड जो भी कंसील्ड है वो है, ये इश्यूज है। ओके, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल देखिए, एक्सपोजर टू रेडिएशंस ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड लीड्स टू। अगर एक्सपोजर यानी कि जो रेडिएशन है उसके संपर्क में कोई भी महिला आ जाए जो कि प्रेग्नेंट है, एंटीनेटल पीरियड के दौरान अगर रेडिएशन के कांटेक्ट में आती है तो बच्चे के अंदर कौन सा डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, माइक्रोसिफेली। बच्चे के अंदर माइक्रोसिफेली होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए जब भी एक्सरे वगैरह किया जाता है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को वहाँ पे नहीं रखा जाता है, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर अगर कुछ भी हो कभी भी एक्सरा नहीं करते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ रप्चर्ड यूट्रस एक्सेप्ट। रप्चर्ड यूट्रस के सभी क्या है, साइन है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, रिटेन्ड प्लेसेंटा। इसको छोड़कर बाकी सभी के सभी जो है इसके साइन है। सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा जब भी रप्चर यूट्रस होगा, तो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, और अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही तो सीधी सी बात है पेशेंट को शॉक भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो गई तो शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है हाइपोवोलेमिया की वजह से। तो ये जो 3 साइन है वो किस में देखने को मिलते हैं, रप्चर्ड यूट्रस के अंदर। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी रेडी फॉर मैनेजिंग एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एक्सेप्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए सभी के सभी जो ड्रग्स है वो तैयार की जाती है, पहले ही तैयार रखी जाती है। ओके, एक को छोड़कर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए ड्रग पूछिए, ये लो एड्रेनलिन, ये लो हो गया मेरा तो राइट, लेकिन वो आपका आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि आपके रग रग में ये एड्रेनलिन दौड़ रहा होता है और यही आप करके आते हो। क्वेश्चन आपको पता है, सही है कि एड्रेनलिन यूज लेते हैं, बट आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा। एक्सेप्ट पूछा है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए अकेले के लिए ड्रग पूछी है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, इंजेक्शन डॉक्सीसाइक्लिन। जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये एंटी स्पाज्मिक होती है, यानी कि जब एब्डोमिनल एंटी स्पाज्मोडिक आप बोल सकते हैं, यानी एब्डोमिनल क्रैम्प्स जब आते हैं उस दौरान ये इंजेक्शन यूज लिया जाता है, ना कि एनाफाइलेक्टिक के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो ड्रग्स पूछी गई है, यानी जो ड्रग्स आप तैयार रखेंगे पहले ही एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए, वो कौन कौन से रखेंगे, इंजेक्शन एड्रेनलिन, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, इंजेक्शन डेरिफाइलिन। ये इंजेक्शंस जो है 3 प्रकार के, ये आप एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए पहले ही तैयार रखते हैं। तो जिन्होंने एड्रेनलिन किए हैं, सिर्फ एड्रेनलिन, उनका आंसर गलत हो गया है। ओके, अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग एक्सेप्ट। सर्वाइकल राइपनिंग के सभी क्या है, फीचर्स है एक को छोड़कर। सर्वाइकल राइपनिंग के सारे फीचर्स एक ही ब्रैकेट में आपको दे रखे थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, थिकनेस। थिनिंग जरूर होती है लेकिन थिकनेस कभी भी नहीं होता है इसका फीचर, थिनिंग हो सकता है, बट यहाँ पे आपको दिया गया ऑप्शन में थिकनेस, तो ये क्या है, ये गलत है। बाकी सभी के सभी सर्वाइकल राइपनिंग के फीचर है, सॉफ्टनिंग, इफेसिंग एंड डायलेटिंग। अगला सवाल देखिए, स्टेज ऑफ लेबर दैट बिगिंस विथ डायलेशन ऑफ सर्विक्स टिल एक्सपल्सन ऑफ फीटस इज नॉन एज। जो है सर्विक्स के डायलेशन से लेकर फिटस के डिलीवर होने तक या फिर एक्सपल्सन ऑफ फिटस तक की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ये सिंपल सवाल आपको पूछा गया है, वो सेकंड स्टेज होती है। कौन सी स्टेज, सेकंड स्टेज। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आइटम इसेंशियल फॉर बेबी ट्रे इन लेबर रूम एक्सेप्ट। एक को छोड़कर सभी के सभी लेबर रूम में जो बेबी ट्रे होती है उसके अंदर सारे के सारे आइटम्स रखे जाते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, मेटेलिक ट्रे। मेटेलिक ट्रे को छोड़कर बाकी सभी जो भी आइटम्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो इस बेबी ट्रे के अंदर रखे जाते हैं।
चाहे म्यूकस एक्सट्रैक्टर हो, एनजी ट्यूब हो, चाहे प्रीवार्म टॉवेल्स हो, ये सभी के सभी बेबी ट्रे के अंदर पहले से ही होते हैं, पहले से रख के तैयार रखते हैं। अगला सवाल देखिए, मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज टू प्रिवेंट द नीड फॉर एपिसियोटोमी इज। यहाँ पे सवाल पूछा गया कि कौन सी वो एक्सरसाइज है जो यूज़ लेंगे एपिसियोटोमी की, जिससे कि मतलब एपिसियोटोमी जो है उस दौरान एपिसियोटोमी की ज़रूरत ना पड़े, या फिर अगर एपिसियोटोमी हो गई है तो कौन सी एक्सरसाइज हम करवाएंगे। तो वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, केगल एक्सरसाइज। केगल एक्सरसाइज जो है वो मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है प्रिवेंट द नीड फॉर एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी की नीड को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए केगल एक्सरसाइज महिलाओं को करवाई जाती है। जब भी इसकी ज़रूरत होती है तो केगल एक्सरसाइज करवाते हैं। अगला सवाल देखिए, प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड इफ़ इट इज़ नॉट डिलीवर्ड विद इन। अगर प्लेस जो यानी सीधा सवाल ये पूछा गया है, रिटेंड प्लेसेंट आप किसे कहेंगे कि जब प्लेसेंटा डिलीवर ना हो, कब तक डिलीवर ना हो तब इसको रिटेंड प्लेसेंट आप कहेंगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, हाफ एन हावर ऑफ बर्थ। जैसे डिलीवर बेबी हो जाता है उसके आधे घंटे बाद भी अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रिटेंड प्लेसेंटा। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर IUCD यूजर्स एक्सेप्ट। जो IUCD यूज़र होते हैं उनके रिगार्डिंग सभी के सभी यहाँ पे सही है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, मेजर ऑपरेटिव प्रोसीजर। जो IUCD लगाई जाती है, जो आपने सुनी होगी कोऑपरेटिव वगैरह, तो इसके लिए कोई मेजर ऑपरेटिव प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी यहाँ पे ऑप्शन सही है। मेंस्ट्रुएशन पैटर्न जो है वो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV, और जो IUCD किसी भी महिला के आप लगा रहे हैं वो HIV से प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये भी सही है। इन्वॉल्व पेल्विक एग्जामिनेशन, और जो जिनको IUCD इंसर्ट आप कर रहे हैं या फिर IUCD आप लगा रहे हैं, जो भी यूज़र्स हैं उनके पेल्विक एग्जामिनेशन करना भी ज़रूरी है। तो ये सभी के सभी IUCD के रिगार्डिंग सही है। एक जो है गलत, वो कौन सा ऑप्शन फोर्थ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग मैक ब्रेस्ट टेंडरनेस वर्ड्स इन केस ऑफ PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, कैफीन। ये बिल्कुल सिंगल ही लाइन दी गई थी, वहाँ से ये उठाया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। जो कैफीन है, कैफीन की वजह से क्या हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है। जिनको PMS है, यानी जिन लेडीज़ को, जिन महिलाओं को PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से सफ़र कर रही होती है, उनमें ब्रेस्ट टेंडरनेस होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं जब वो कैफीन का यूज़ करती है, यानी कॉफ़ी वगैरह वो पीती है, तो उनको ब्रेस्ट टेंडरनेस होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। अगला सवाल देखिए, एक्शन ऑफ द ड्रग ब्रोमोक्रिप्टिन इज मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट लम्प। ब्रेस्ट लम्प को ठीक करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग जो है वो यूज़ ली जाती है। अब सवाल ये आपको पूछा गया है, इस ड्रग का एक्शन क्या है, ये काम क्या करेगी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, रिड्यूस प्रोलैक्टिन रिलीज। प्रोलैक्टिन रिलीज को क्या कर देगी, ये कम कर देगी। कौन, ब्रोमोक्रिप्टिन। ये ड्रग क्या करती है, प्रोलैक्टिन के रिलीज को कम कर देती है। ओके, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके अंदर सभी को इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कंजप्शन ऑफ हाई कैलोरी डाइट। वैसे मेरे को इसमें क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन सभी के सभी वैसे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ये सभी हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज या फिर एरोबिक एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, क्वाइट स्मोकिंग और कंजप्शन ऑफ हाई कैलोरी जो डाइट है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये भी हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर ही आना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ। अगला सवाल देखिए, लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय ट्रेन। जो लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कौन परफॉर्म कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है ओनली फॉर ओनली MBBS डॉक्टर। जिन्होंने MBBS कर रखी है वो डॉक्टर्स ये जो प्रोसीजर वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स फॉर संतुष्टि स्कीम एक्सेप्ट। जो संतुष्टि स्कीम है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो चलाया गया था उस प्रोग्राम के अंदर है संतुष्टि स्कीम। उस स्कीम के सभी फीचर है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर वैसेक्टमी सर्जन इज इन्वॉल्व। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया है। संतुष्टि स्कीम के सभी फीचर है जैसे कॉम्प्राहेंसिव अबॉर्शन केयर, कपल्स आर अवार्डेड केस, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो भी कपल्स स्टरलाइजेशन की या फिर मतलब वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी या फैमिली प्लानिंग
करवाते हैं तो उनको अवार्ड भी दिया जाता है, बिल्कुल। तो ये सभी के सभी इस स्कीम के फीचर्स है। एक जो नहीं है वो है ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, टू वे कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट द डिसीजन बाय द क्लाइंट एंड हेल्पिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम इज़ नॉन एज। वो कौन सी टू वे प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पेशेंट होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं या फिर उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? वो प्रोसेस कहलाती है काउंसलिंग। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? काउंसलिंग। काउंसलिंग की वो प्रोसेस है जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी क्लाइंट्स आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं उनको सॉल्व आउट आप करते हैं। तो एक कंडीशन ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? काउंसलिंग। ये काउंसलिंग की डेफिनेशन से ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उठाया गया। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग डिलेज फर्स्ट बर्थ एक्सेप्ट। सवाल देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सवाल में पूछा गया सभी के सभी जो मेथड्स है वो क्या करते हैं? फर्स्ट बर्थ से अगर सेकंड बर्थ के लिए कोई भी महिला तैयार हो रही है तो उस फैमिली प्लानिंग मतलब डिले कर लेते हैं, डिले कर सकते हैं हम। सभी के सभी जो मेथड्स है वो यूज़ करके हम मतलब गैप जो है दो बच्चों के बीच में वो डेवलप कर सकते हैं, एक को छोड़कर। मेल स्टरलाइजेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेल स्टरलाइजेशन हो गया या फिर वैसेक्टमी या ट्यूबेक्टमी परफॉर्म कर दी तो उस कंडीशन में ना तो महिला कोई बच्चा कर पाएगी, चाहे मेल ने अगर वैसेक्टमी कर ली तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी फीमेल्स। तो जो वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी है वो तो परफॉर्म करनी नहीं है। अगर गैप चाहिए दो बच्चों के बीच में तो उसके लिए आप कंडोम यूज़ कर सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो OCP आती है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो फैमिली प्लानिंग डिलेज है फर्स्ट बर्थ के लिए वो आप सभी मेजर्स यूज़ कर सकते हैं मेल स्टरलाइजेशन को छोड़कर। अगला सवाल देखिए, रिकमेंडेड ड्रग फॉर मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, MMA आपने पढ़ा होगा, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। ध्यान रखिएगा, MMA की आपको फुल फॉर्म अगली एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो ऐसा लग रहा है जिनको कि मैं इस पेपर में शायद ही पास हो पाऊँ, तो वो अभी भी आपके पास में वक्त है। जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनके पास अभी भी वक्त है, आपके पास में एक अटैम्प्ट और है। आप हमारे ऐप के ऊपर जाए, वहाँ से कोर्स को बाय करें और वहाँ से आप अपनी बेस्ट से बेस्ट अच्छे से अच्छी तैयारी कर ले। ये पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे आपको सवाल में पूछा गया कौन सी वो ड्रग है जो MMA के रूम में यूज़ ली जाती है। मेफिप्रिस्टोन एंड मिजोप्रोस्टोल दोनों ड्रग्स जो है MMA यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन के लिए यूज़ ली जाने वाली ड्रग्स है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, मेफिप्रिस्टोन। अगला सवाल देखिए, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू फिल इन केस ऑफ अबॉर्शन एक्सेप्ट। सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अबॉर्शन के केस में मैंडेटरी फिल किए जाते हैं, ज़रूरी है ये सभी फिल करना। ओके, एक को छोड़कर यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, फॉर्म सेकंड रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। इसको छोड़कर बाकी सभी के सभी सही है। एडमिशन रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है। फॉर्म फर्स्ट में ओपिनियन फॉर्म और ऑप्शंस जो फॉर्म C है उसमें कंसेंट फॉर्म, ये सभी फिल करने होते हैं। एक जो फिल नहीं करना होता वो है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। अगला सवाल देखिए, एन एक्रोनिम हेड्स असेसमेंट इज अप्लाइड टू। एक एक्रोनिम आपको दी गई है जिसका नाम है हेड्स। ये जो असेसमेंट होता है हेड्स असेसमेंट, ये किन के ऊपर अप्लाई करते हैं या फिर किन का ही असेसमेंट हम करते हैं हेड्स के थ्रू? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स का असेसमेंट करने के लिए हेड्स जो टेक्निक है वो यूज़ ली जाती है। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग इन्फेक्शंस हैव मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एक्सेप्ट। मदर से बच्चे की तरफ सभी के सभी इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो जाते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया को छोड़कर बाकी सभी के सभी मदर से बच्चे के अंदर जो भी इन्फेक्शंस आपको दे रखे हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। सिफिलिस, HIV, गोनोरिया, ये सभी जो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होते हैं। अगला सवाल देखिए, इफ़ न्यूबॉर्न बेबीज कैरिंग एट बर्थ डिले कॉर्ड क्लैंपिंग फॉर। थोड़ा सा ब्लर है बट समझने की कोशिश करें, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई नया न्यूबॉर्न बेबी है जो अच्छे से क्राई कर रहा है तो उसमें जो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग जो हम करेंगे वो कितने टाइम बाद करेंगे? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 1 to 3 मिनट, 1 से 3 मिनट बाद में जो है कॉर्ड क्लैंपिंग आपको करनी है। अगर बेबी जो है वो वेल क्राई कर रहा है या फिर जो भी न्यूबॉर्न बेबी है वो अगर क्राई कर रहा है एट बर्थ पे। तो अगला सवाल देखिए, दी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू बी मॉनिटर द बेबी। बेबी को मॉनिटर करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं आपको बताना था।
करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड। ब्रीदिंग, टेम्परेचर एंड कलर, ये जो पैरामीटर है 3, ये इंपॉर्टेंट है। बेबी जैसे ही बॉर्न होता है उसके बाद में ये पैरामीटर्स जो है मॉनिटर किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ बेबी हीट थ्रू मॉइस्चर। बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपने पिक्चर्स में देखा होगा। हीट लॉस के अलग अलग जो कंडीशंस आपको दे रखी थी, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन एंड रेडिएशन, वहाँ पे आपको दे रखा था अच्छे से इवेपोरेशन के अंदर आपको ये जो लाइन है वो अच्छे से दे रखी थी। अच्छे से आपने अगर पढ़ा है तो देखिए, जो हीट लॉस हो रही है बेबी से वो किस प्रकार से हो रही है, मॉइस्चर से। मॉइस्चर की वजह से जो हीट लॉस हो रही है, ये किसका एग्जांपल है, या फिर ये कौन से प्रोसेस के थ्रू ये हीट लॉस हो रही है, ये कहलाती है इवेपोरेशन। ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर डेंजर साइन इन बेबीज नीड अर्जेंट केयर एक्सेप्ट। सभी जो साइन है यहाँ पे आपको दिए गए हैं वो डेंजर साइन है, जिनमें जो भी बेबीज के अंदर ये साइन अगर अराइज होते हैं तो इनको अर्जेंट केयर की ज़रूरत होती है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट। जॉइंडिस ऑन थर्ड डे ऑफ बर्थ। अगर जॉइंडिस तीसरे दिन डेवलप हो रहा है तो इसको अर्जेंट केयर की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फर्स्ट डे होता तो इसको भी अर्जेंट नीड होती, किसकी, केयर की। ओके, बाकी यहाँ पे अगर बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसको अर्जेंट नीड है। नॉट फीडिंग वेल, अगर बेबी फीडिंग नहीं कर पा रहा है अच्छे से तो भी इसको अर्जेंट केयर की ज़रूरत है। सीवियर चेस्ट इंड्राविंग हो रखी है तो भी इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा, या फिर इस बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है केयर की। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, कॉमन कॉज ऑफ डिले इन अवॉइडिंग अमंग न्यूबॉर्न्स इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें जो है वॉइडिंग डिले होने के सभी क्या है, कारण है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था कोल्ड एनवायरनमेंट, जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो यहाँ पे कॉजेज है वो सभी के सभी क्या करते हैं, जो भी न्यूबॉर्न्स बेबीज़ होते हैं उनके मतलब वॉइडिंग के डिले होने का कारण होते हैं, जैसे कि पेरीनेटल एस्पाइक्सिया, पुअर फीडिंग, ओवर एक्सपोजर टू रेडिएंट वार्मर। इनकी वजह से क्या होता है, जो भी बेबीज़ होते हैं उनमें वॉइडिंग जो है वो डिले होती है। एक जो कॉज नहीं है वो कौन सा है, कॉल्ड एनवायरनमेंट। अगला सवाल देखिए, न्यूनेटल जॉइंडिस यूजुअली बिकम विजिबल ऑन स्क्लेरा एट ए सीरम बिलिरुबिन लेवल ऑफ। अगर न्यूनेटल जॉइंडिस किसी बच्चे को हुआ है तो जो पेलनेस वगैरह है, यानी जो स्क्लेरा का कलर है वो आपको चेंज मिलेगा, वो आपको स्क्लेरा में मतलब पता चलेगा स्क्लेरा को देख के कि बच्चे को क्या हुआ है, न्यूनेटल जॉइंडिस। ये कब होगा, जब बिलिरुबिन का लेवल किस जगह पे हो। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, 2 to 3 mg पर DL, 2 से 3 mg पर DL जो है सीरम बिलिरुबिन रहेगा। तो उस टाइम क्या होगा, जो न्यूनेटल जॉइंडिस जिस बच्चे में हुआ है उस बच्चे की स्क्लेरा से हम पता लगा पाएंगे कि इस बच्चे को क्या हुआ है, जॉइंडिस हुआ है। अगला सवाल देखिए, ए हाईली कॉन्टाजियस सुपरफिशियल पायोडर्मा कॉज्ड बाई स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई कॉम्बिनेशन इज। स्टेफाइलोकोकाई और जो स्ट्रेप्टोकोकाई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक जो हाईली कॉन्टाजियस सुपरफिशियल एक पायोडर्मा कंडीशन है, उस कंडीशन का नाम आपको पूछा गया है। ये कौन सी डिजीज कंडीशन है, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, इम्पेटिगो। जो इम्पेटिगो है ये स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों के कॉम्बिनेशन से होने वाली डिजीज कंडीशन है, और ये हाईली कॉन्टाजियस सुपरफिशियल पायोडर्मा कंडीशन है। अगला सवाल देखिए, डायग्नोसिस फॉर वर्म इन्फेस्टेशन इन्वॉल्व्स माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ। जब किसी बच्चे को वर्म इन्फेस्टेशन होता है, या फिर किसी भी पर्सन को मान लीजिए उसको अगर वर्म इन्फेस्टेशन होता है तो उसके डायग्नोसिस के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो हम जो सैंपल लेते हैं वो सैंपल किस चीज़ का लेते हैं, ये सवाल पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन थर्ड, स्टूल सैंपल से हम वर्म इन्फेस्टेशन की जांच करते हैं। अगला सवाल देखिए, इनिशियल रैपिड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज इन्वॉल्व्स। जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज है उनको मतलब हम इनिशियली या फिर रैपिडली हम असेसमेंट करते हैं, उसके अंदर कौन सी वो इंजरी है या फिर कौन सी वो कंडीशन है जिसको हम रैपिडली या फिर इनिशियली असेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सेकंड, चेस्ट इंजरी विथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ये क्या है, इनिशियल रैपिड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी। ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी है जिसको जल्दी से जल्दी असेस करने की ज़रूरत है। चेस्ट इंजरी हो या फिर चेस्ट इंजरी के साथ में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो, तो ये जो है
बहुत ही इनिशियल असेसमेंट के लाइफ थ्रेटनिंग के कंडीशन है, इसलिए इनको सबसे पहले असेस करने की ज़रूरत होती है। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग टॉपिकल ऑइंटमेंट सिल्वरेज इन केस ऑफ बर्न एक्सेप्ट माइनर बर्न, कुछ ऐसा ही है ना। तो माइनर बर्न के अंदर जो है सिल्वरेक्स जो है या फिर सिल्वरेज जो ऑइंटमेंट है ये टॉपिकली यूज़ ली जाती है। इसके सभी के सभी इफेक्ट है ए को छोड़कर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सेकंड, एप्लीकेशन इज इरिटेशन। ये जो आप अप्लाई करें सिल्वरेज, ये ये क्या है, एप्लीकेशन इज इरिटेशन, ये क्या है, एक गलत है। बाकी सभी के सभी सही है। सिल्वरेज ऑइंटमेंट के रिगार्डिंग एप्लीकेशन इज पेनलेस, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इससे किसी प्रकार कोई दर्द नहीं होगा। ओके, तो ये पेनलेस है। सूथिंग इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट होता है वो कैसे होता है, सूथिंग इफेक्ट होता है। रेस्ट्रिक्ट हीट लॉस फ्रॉम बर्न साइट, और ये क्या करती है, जो बर्न साइट है जहाँ से जला है उस जगह से हीट लॉस होने से भी बचाती है। तो ये जो 3 फंक्शंस है ये किसके हैं, ऑइंटमेंट जो सिल्वरेज है उसके हैं। अगला सवाल देखिए, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूड। सवाल पूछा गया कौन सा एक यहाँ पे पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फोर्थ, सेप्सिस। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, चूज द डोज ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम द रॉ ऑफ द टेबल क्लोजेस्ट टू द इन्फेंट। जो भी इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए जो एंटीबायोटिक डोजेज जब हम उनको देते हैं तो उनको हम पहले ऐसे थोड़ी कि डायरेक्टली दे देते हैं, मतलब उन एंटीबायोटिक्स को हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, या फिर जो बेबीज़ है उनके वेट को हम चेक करते हैं जिसके रिगार्डिंग उनको एंटीबायोटिक दी जाती है, कितने एमजी की उनको टैबलेट देनी है, कितने की नहीं देनी है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, वेट। जो भी इन्फेंट्स हैं उनका वेट मेजर करके हम उनको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगला सवाल देखिए, कॉमन साइन इन सीवियर एंड सम डिहाइड्रेशन इज। सवाल ये पूछा गया है, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए या फिर सम डिहाइड्रेशन हो जाए तो इन दोनों ही कंडीशन में कॉमन साइन कौन सा देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड, सनकन आइज जो है इनमें कॉमन साइन देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग सिम्टम्स इन एन इंजर्ड पर्सन रिक्वायर इमीडिएट रेफरल टू हॉस्पिटल एक्सेप्ट। ऐसे कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिले जिनको देखने के बाद आप उस पेशेंट को इमीडिएटली क्या करेंगे, रेफ़र करेंगे हॉस्पिटल के अंदर। एक कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस इंजर्ड पर्सन को इमीडिएटली आप रेफ़र करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम। बाकी जो भी कंडीशंस यहाँ पे आपको दे रखी है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, लीकिंग ऑफ CSF फ्रॉम ईयर, ये सभी कंडीशंस ऐसी है जिनमें जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको इमीडिएटली रेफ़र करना होता है। अगला सवाल देखिए, फ्रैक्चर ऑफ लोअर रिब केज ऑन आइदर साइड रिजल्ट्स इन इंजरी टू। अगर फ्रैक्चर हो जाए लोअर रिब केज के अंदर दोनों साइड में, तो इसकी वजह से जो इंजरी होगी वो कौन से ऑर्गन को इंजरी होगी, यानी कौन सा और जो ऑर्गन है वो अफेक्ट होगा। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सेकंड, लीवर एंड स्प्लीन। लीवर एंड स्प्लीन जो है वो इसकी वजह से ये भी इंजर्ड हो सकते हैं। अगला सवाल देखिए, स्यूचर व्हेन अप्लाइड ऑन फेस नेक टू बी रिमूव्ड ऑन डे। अगर फेस के ऊपर किसी पर्सन को स्यूचर लगे हुए हैं तो उनको कितने दिन बाद में हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, 6 से 7 दिन बाद में जो है जो भी फेस के अंदर स्यूचर लगे हुए हैं फेस के ऊपर, उन स्यूचर्स को 6 से 7 दिन बाद हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पैनफुल सुपरफिशियल इंजरीज विच आर सिंपल टू ट्रीट नॉन एज। कौन सी वो कंडीशन है जो पैनफुल होती है, सुपरफिशियल इंजरी होती है और सिंपल टू ट्रीट होती है। इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन थर्ड, एब्रेशंस। एब्रेशंस जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग मेजर्स आर अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ डॉग बाइट एक्सेप्ट। जो भी यहाँ पे मेजरमेंट आपको दिए गए डॉग बाइट के रिगार्डिंग दिए गए एक को छोड़कर, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, स्यूचरिंग ऑफ द वुंड। जब भी डॉग बाइट करता है उस दौरान या फिर उसके बाद में, जस्ट उसके बाद में किसी प्रकार की स्यूचरिंग नहीं की जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था जब मैंने आपको पेपर्स वगैरह बताए थे उस दौरान भी, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो रिपीट हुए हैं।
जब भी डॉग बाइट करता है स्यूचरिंग नहीं करते हैं। अगर इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो 3 से 4 दिन बाद में हम स्यूचरिंग कर सकते हैं, बट पहले आपको स्यूचरिंग नहीं करनी है। रेबीज वैक्सीन लगवा सकते हैं, टिटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन लगवा सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, स्यूचरिंग कभी भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल देखिए, वन ऑफ द साइन ऑफ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन इज, यहाँ पे साइन आपको पूछा गया लोकलाइज्ड इन्फेक्शन का, कि अगर लोकलाइज्ड इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो जाए तो इसमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा, और वो आपको देखने को मिलेगा स्वेलिंग। स्वेलिंग उस पर्सन में हो जाएगी या स्वेलिंग की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट, सभी के सभी जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं वो वार्निंग साइन है, किसके, कैंसर के। एक को छोड़कर आपने पढ़ा होगा वार्निंग साइन कैंसर के, कॉशन, CAUTION, CAUTION। अगर आपने कॉशन अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन 2, हाइपरपायरेक्सिया। ये कोई भी वार्निंग साइन नहीं है कैंसर का। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, चेंज इन बॉवल हैबिट, अनयूजुअल डिस्चार्ज, लंप इन द ब्रेस्ट, तो ये बाकी के सारे क्या है, वार्निंग साइन है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरपायरेक्सिया। अगला सवाल देखिए, ड्रग नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज, कौन सी वो ड्रग है जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वर्क नहीं करती है, यानी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हम काम नहीं लेते हैं। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन 3, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन को छोड़कर, वैसे रेस्पिरेटरी कुछ कंडीशंस में ये भी काम आती है, बट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जो है हम काम लेते हैं। सॉरी, एम्पिसिलिन भी हम यूज़, वैसे डॉक्सीसाइक्लिन मोस्टली ज़्यादा यूज़ ली जाती है अपर रेस्पिरेटरी में एम्पिसिलिन के बजाय। नॉरफ्लॉक्सासिन तो होती है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर, ये तो देते हैं। एमोक्सिसिलिन ये भी इफेक्टिव होती है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, डॉक्सीसाइक्लिन भी इफेक्टिव होती है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पिसिलिन। अगला सवाल देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस को ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज ली जाती है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोफिरेंटाइन। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस सिस्टाइटिस की। अगला सवाल देखिए, टॉपिकल एंटीबायोटिक फॉर सुपरफिशियल फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज, अगर बैक्टीरियल फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए कौन से एंटीबायोटिक हम यूज़ लेंगे। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन 1, ज़ेंटियन वियोलेट। जो ज़ेंटियन वियोलेट है वो एंटीबायोटिक हम यूज़ लेते हैं जब भी सुपरफिशियल फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब। अगला सवाल देखिए, वन ऑफ द नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कॉमनली यूज्ड टू, बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया, कौन सी एक एनसेड ड्रग है जिसको हम यूज़ लेते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन 5, पैरासीटामॉल। अगला सवाल देखिए, विटामिन एडमिनिस्ट्रेड टू प्रिवेंट न्यूरोपैथी ड्यू टू डायबिटीज़ इज़, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑलमोस्ट ने गलत ही किया होगा शायद, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा। कौन सा वो विटामिन है जो हम यूज़ लेते हैं न्यूरोपैथी को ठीक करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए। जब भी किसी पर्सन को डायबिटीज़ होता है तो उसको ये विटामिन साथ में दिया जाता है जिससे कि उसको न्यूरोपैथी ना हो। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन 3, मिथाइल कोबालामाइन। मिथाइल कोबालामाइन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंडिकेशन ऑफ गिविंग फॉलिक एसिड इज़, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि जो फॉलिक एसिड है अगर ये किसी पर्सन को दे रहे हैं तो इसका इंडिकेशन क्या है, क्यों दे रहे हैं ये। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन 2, प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये ऑलमोस्ट प्रेगनेंसीज में ही दिया जाता है, और जब किसी को माउथ अल्सर वगैरह हो जाए तो उस दौरान भी फॉलिक एसिड देते हैं। बट हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि फॉलिक एसिड जो है इसका इंडिकेशन, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन 2, प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए जो है फॉलिक एसिड दिया जाता है। अगला सवाल एंड लास्ट सवाल, इसके बाद में जो प्रीवियस पेपर में जो 2-3 क्वेश्चंस आपको और बताने थे, मतलब जिनमें मिस प्रिंट हो चुकी थी उसकी वजह से वो क्वेश्चंस शायद गलत बता दिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया लास्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड इनटू बेंजोडाइजिपिन्स एक्सेप्ट, सभी की सभी जो ड्रग्स यहाँ पे दी गई है वो बेंजोडाइजिपिन जो कैटेगरीज है उसकी है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन 4, ज़ोलपीडाम। जो ज़ोलपीडाम है ये नॉन बेंजोडाइजिपिन ड्रग ग्रुप की ड्रग है। बाकी सभी बेंजोडाइजिपिन ड्रग की क्लासिफिकेशन की ड्रग्स है सभी, डाइजिपाम है, लोराजिपाम है, एल्प्राजोलाम है, ये सभी क्या है, बेंजोडाइजिपिन से क्लासीफाई है, मतलब इस कैटेगरी के अंदर ये ड्रग्स आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो फर्स्ट पेपर अपना हुआ था BNS 041, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस में करेक्शन आपको करना है। देखिए जो 28 नंबर क्वेश्चंस था वो तो मैंने आपको उस मतलब पेपर जैसे अपलोड किया था उस दौरान
जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैंने आपको बता दिया था उसका रेशनल के साथ में, और जो आपका टाइटल जो होता है उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें करेक्शन आपको कर लेना है। ओके, और जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर वहाँ पे होगा। स्टेफाइलोकोकाई इस प्रकार से कुछ है ना। देखिए अब बाकी जो 2 क्वेश्चन और बच गए हैं उनमें भी आपको करेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर एक तो 56, क्वेश्चन नंबर 56 एंड क्वेश्चन नंबर 58, 2 जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनमें भी आपको करेक्शन करना है। 58 और 56 में ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 58 है उसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन में आप करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। एक जो 28 वाला है उसमें भी करेक्शन कर लेना, वैसे मैंने आपको उसके बारे में बता भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक को शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ऐप को अभी डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आपको ये कोर्स भी मिल जाएगा। जिनको ऐसा डाउट लग रहा है कि मैं शायद यहाँ पे पास हो पाऊँ या ना हो पाऊँ, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आपको एक चांस और मिलेगा। इसके बाद में आपको किसी प्रकार कोई चांस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। दूसरा चांस है आपका, और अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।